हेलो गाइज, आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर में। आई होप आपको ये वीडियो सारे सीरीज के अच्छे लग रहे होंगे। आज जो हम लोग नए डिजीज के बारे में बात करेंगे उसको आप कहीं ना कहीं इसका नाम सुने होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें जो है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम लोग GERD के नाम से जानते हैं, GERD, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में ये 5 नंबर के बनते हैं तो बनते हैं। ठीक है, लॉन्ग भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं GERD के ऊपर। तो इसके ऊपर जो है हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और आपको बहुत ही इजी भाषा में बच्चों समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर ले बच्चों, तो GERD का मतलब क्या होता है। बच्चों कभी ना कभी सुना होगा कि हार्ट बर्न जो होता है एक कॉमन लक्षण होता है इनका। ठीक है, तो इसमें क्या है, GERD का मतलब क्या है कि इज ए हार्ट बर्न अफेक्टेड अप्रोक्सीमेट 15% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। मतलब कि कुल पॉपुलेशन में 15% पॉपुलेशन पूरे ग्लोबल की हार्ट बर्न से पीड़ित है आज के समय, और वो GERD की वजह से हो रही है। ठीक है, ऐसा जो है अप्रोक्स लगाया गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम आपको फिगर के थ्रू समझा देते हैं, फिर आपको हम बताएंगे। ये आपके सामने रहा एक फिगर जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। इसमें जो है आपको पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने में आसानी होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ते होंगे, माउथ से लेकर एनस तक के बारे में बात की जाती है। ये प्रश्न है जिसमें जो है आपको माउथ से लेकर एनस तक की बात की गई है। इसमें देखिए ओरल कैविटी है, माउथ है, और सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स है, टेरिंग्स है। ठीक है, ये आपको मैं HEP की चीज पढ़ा रहा हूं कि आपको स्टडी करने में आराम हो। यहां पर देखिए, तो यहां पर आपको आइसोफेगस दिख रहा होगा। ये रहा आइसोफेगस, जो कि माउथ के बाद जो है, फेरिंग्स के बाद जो है आइसोफेगस जो है पतली सी नली दिख रही होगी। उसके बाद आपको स्टोमक दिख रहा होगा, जो कि आपके सामने ये स्टोमक दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका जनरल जो है एनाटॉमी, जिसमें कि आपको आइसोफेगस और स्टोमक समझने में आसानी हो। इसको तो है आपने देख लिया, तो वही चीज जो है आइसोफेगस और स्टोमक के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए आइसोफेगस है, स्टोमक है। स्टोमक के अंदर आप लोग जानते हैं कि उसकी लेयर्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो उसमें जो है एक एसिड होता है जिसको HCl कहते हैं, जो कि सभी जो खाना आता है माउथ के थ्रू जो स्टोमक में आता है उसको जो है, ठीक है, उसको जो है पिघलाने में, गलाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें जो है स्टोमक है, इसमें HCl भरा हुआ है। और यहां पर देखिए तो आइसोफेगस में ही स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है यदि फूड जो है ये जो है स्टोमक में जाता है। मतलब कि फूड आया माउथ से, फेरिंग्स से होते हुए आइसोफेगस में, और आइसोफेगस से जब स्टोमक में जाता है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, एक दरवाजा होता है, वो बंद हो जाता है। ठीक है, पर GERD में क्या होता है, ये पूरी कहानी इसी के लिए थी कि GERD में ये स्फिंक्टर जो होता है ना लूज हो जाता है। लूज होने से क्या होता है कि बच्चों समझना, ये HCl जो भरा था, जो खाने को जो है पचाता था, वो क्या होता है रिफ्लेक्स होकर, मतलब कि ऊपर की ओर जो है आइसोफेगस में चला जाता है, जिससे जलन महसूस होता है। इसीलिए इसको कहते हैं गैस्ट्रोआइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। समझ में आया? यही जो HCl है, यही जो एसिड है, जो यही जो तेजाब है, वो जो है आइसोफेगस में जा रहा था, जिसके कारण जलन हो रहा था। इसी को कहते हैं GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और इसी की पैथोफिजियोलॉजी, इटियोपैथोजेनेसिस, मतलब कि इसकी जो है कॉज, साइन, सिम्टम्स, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। देखिए पैथोफिजियोलॉजी में देखिए व्हाट इज GERD। GERD का मतलब है इट इज व्हेन स्टोमक कंटेंट फ्लो बैक इनटू द आइसोफेगस कॉजिंग सिम्टम्स। ठीक है, फ्लो बैक हो रहा है आइसोफेगस में। नॉर्मल कंडीशन की बात करने, हेल्दी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ओकेजनल रिफ्लेक्स विच इज व्हेन स्टोमक कंटेंट कम अप इनटू द आइसोफेगस। वही चीज बोल रहा है कि जो स्टोमक कंटेंट है वो आइसोफेगस में जा रहा है। ठीक है, तो ये दिक्कत की बात है। तो हेल्दी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ओकेजनल रिफ्लेक्स विच इज व्हेन स्टोमक कंटेंट अप टू द आइसोफेगस। ठीक है, जो कि स्टोमक की कंटेंट जो आइसोफेगस में आ रही है, वो जो है नॉर्मल पर्सन जो एक्सपीरियंस करता है GERD में। अब क्यों है, तो नॉर्मल द आइसोफेगस हैज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म
ऐसे तो बात करने तो आइसोफेगस की कंडीशन क्या होती है कि भैया देखो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे करता है? तो आइसोफेगस में ना एक कछुआ के समान ना, कछुआ जैसे चलता है उसी के समान जो एक ना गति वेव चलती है जो फूड को धीरे धीरे स्टमक में ले जाने का काम करती है। मान लो कि यहां पर ये आइसोफेगस है, ये है, फिर जो है ये हमारा जो है पूरा जो है स्टमक है, ठीक है, स्टमक है। तो यहीं पे जो है ना वेव होती हैं। मान लो कोई फूड खाया, माउथ के थ्रू फूड आया और इसमें गया, तो यहां पे कछुए के समान पेस्टलेसिस मूवमेंट जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे जो है फूड को आगे ले जाने का काम करती है विद डाइजेशन के साथ, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो होता है फूड हमारे यहाँ पे आता है इस एसिड के अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो है एक चीज देखना, यहां पर क्या है, पेस्टलेसिस मूवमेंट है। तो क्या है यहां पर जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है पेस्टलेसिस मूवमेंट और एल्कलाइन सलाइवा, ठीक है। दो चीज होती है जो हेल्प करती है क्लियर द आइसोफेगस। पेस्टलेसिस मूवमेंट क्या करती है? क्लियर द आइसोफेगस, ठीक है। और एल्कलाइन जो सलाइवा होती है वहां पर वो न्यूट्रलाइज करने का काम करती है स्टमक एसिड को जो आता है, ठीक है। ये दो काम जो है आइसोफेगस जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में वर्क करती है। अब देखते हैं, पहला था नॉर्मल कंडीशन जो कि हम जानते हैं, ये जो है बताया गया है। अब देखिए दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ जीईआरडी। नॉर्मल कंडीशन में हमने बताया कि आइसोफेगस क्या काम होता है, जीईआरडी के क्या केस हो सकते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ द जीईआरडी क्या होता है? जीईआरडी ऑकर व्हेन द आइसोफेगस इज एक्सपोजर टू द स्टोमक कंटेंट। यदि हमारी आइसोफेगस की कंटेंट में, आइसोफेगस में स्टोमक की कंटेंट जाने लगती है तो उसी को कहते हैं जीईआरडी, जो कि एक्सटेंडेड पीरियड बार बार ये चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखिए यहां पर है, यहां पर देखिए दिस कैन लीड टू द सिम्टम्स एंड सम केसेस आइसोफेजाइटिस। ये कुछ ऐसी सिम्टम्स होती हैं और आइसोफेजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन आइसोफेगस, ये सारी चीजों में ये जीईआरडी कॉज करने का काम करती हैं, ठीक है। अब तीसरी केस के बारे में स्टडी कर ले तो फैक्टर लीडिंग टू जीईआरडी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि जीईआरडी कॉज करते हैं, ठीक है। तो एक एक फैक्टर को पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर, ठीक है। मतलब कि इस स्फिंक्टर में क्या होगा कि कुछ कमियां आ जाएंगी जिसके कारण ये लूज हो जाएगा और ये एसिड के कंटेंट को रोक नहीं पाएगा और वो एसिड का कंटेंट क्या होगा, आइसोफेगस में चला जाएगा। तो ये एक कंडीशन हो सकती है, पहला। दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं तो एक होता है हीट्रस हर्निया, ये इन्फ्लामेशन होता है, आउटग्रोथ होता है, ये भी एक कॉज करने का काम करता है। तीसरा जो कंडीशन होती है डिले आइसोफेगस क्लियरेंस, आइसोफेगस का क्लियरेंस डिले हो जाए, ये भी एक कारण होता है। फिर अगला बात कर ले तो गैस्ट्रिक कंटेंट भी जो होती है ये जीईआरडी कॉज करने का काम करती है। नेक्स्ट बात कर ले डिफेक्टिव गैस्ट्रिक इम्पटी, ये भी जो होती है जीईआरडी का कॉज करने का काम करती है। फिर नेक्स्ट बात करने इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ये भी जो होती है जीईआरडी कॉज करने का काम करती है। नेक्स्ट बात करें डाइटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ये भी जीईआरडी कॉज करने का काम करती है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ये पैथोफिजियोलॉजी में चल रहे हैं, इटियोपैथोजेनेसिस में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें क्या क्या काम होते हैं, इसको इटियोपैथोजेनेसिस आप बना देगा, ठीक है। यहां पे हमने हेडिंग सही कर लिया, जो बच्चे लिख रहे हैं इटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए क्या क्या बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो फैक्टर लीडिंग टू जीईआरडी में पहला जो हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे वो है एबनॉर्मेलिटी ऑफ लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर, ठीक है। तो इसमें जो है इस स्फिंक्टर में जो है एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो ये जो होता है जीईआरडी कॉज करने का काम करता है। तो इसमें पहला है, इसमें है रिड्यूस टोन, ठीक है, अलाउ रिफ्लेक्स विद प्रेशर राइज, जिसके कारण जो है टोन घटने से होता है। इनएप्रोप्रिएट रिफ्लेक्शन मिलता है, नॉर्मल टोन बट रिलैक्स एट द रॉन्ग टाइम, ठीक है। मतलब कि जब नॉर्मल टोन तो रहती है उसमें, पर ना रिलैक्स जो होती है, वो बात है कि वो स्फिंक्टर जो होती है, दरवाजा जो होती है, वो भी रिलैक्स होती है, पर वो रिलैक्स ऐसे टाइम पे हो रही है जब हमारा खाना जो है डाइजेस्ट हो रहा है, एचसीएल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उस समय जो है ये रिलैक्स होने का काम कर रही है, तभी एक दिक्कत कॉज कर रही है, ठीक है। तो याद रखना उस दरवाजा को क्लोज सही समय पे होना है, सही टाइम पे होना है। अब रात के समय आप पढ़ रहे हो और दिन के समय आप सो रहे हो तो कहां से आप काम कर पाओगे, समझे कि नहीं। तो दिन के समय भी पढ़ना है, रात के समय भी यदि आप पढ़ने वाले हो तो एक समय तक ही पढ़िए, उसके बाद जो आप सोइए। तो रूल ये होता है,
ठीक है। तो काम के समय जब सोएंगे तो दिक्कत तो कॉज करेगी। तो वही चीज यहां पर भी है, डाइजेशन करिए तो HCl की मात्रा जब बड़ी हो तो स्पिनेक्टर को बंद होनी चाहिए, दरवाजा को बंद होनी चाहिए, पर वो दरवाजा बंद नहीं है तो इससे कारण दिक्कत कॉज करेगा। फिर आया हाइट्रस हर्निया, ये भी एक कॉज होता है जो है GERD कॉज करने का काम करता है, इन्फ्लामेशन होता है। फिर डिले आइसोफेजियल क्लियरेंस, अब ये क्या है, डिफेक्टिव पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी इन द आइसोफेगस। आइसोफेगस में मैंने पहले बताया कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, वो डिफेक्टिव कर जाए, इस कॉमन इन पेशेंट विद द GERD, वो GERD कॉज करने का काम करेगा। फिर है आइसोफेजाइटिस का ट्रीटमेंट एसिड सप्रेशन ड्रग्स से करने के बाद भी बना रहता है। आइसोफेलाइटिस में तो होता है इन्फ्लामेशन इन आइसोफेगस, आइटिस जुड़ा हुआ है इन्फ्लामेशन इन आइसोफेगस, जिसके कारण कि एसिड सप्रेशन ड्रग मतलब PPI इनहिबिटर, H2 ब्लॉकर, रेंटिडीन हो गया, एसोफेगस ओमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्रोजोल हो गया, सिमिटिडीन हो गई, ठीक है, उससे ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो है बना रहता है। पुअर एसोफेजियल क्लियरेंस इंक्रीज द एसिड एक्सपोजर टाइम, ठीक है। तो ये चीज है पुअर, यदि आइसोफेजियल क्लियरेंस भी है, ठीक है, तो ये भी जो होती है इंक्रीज करता है एसिड एक्सपोजर टाइम को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। फिर आते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट के बारे में। तो गैस्ट्रिक कंटेंट में देख लीजिए, स्टोमक एसिड इज द मेन इरिटेंट फॉर द आइसोफेगस। जो स्टोमक एसिड जो होता है HCl, ठीक है, HCl जिसको जो है हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, यही मेन कारण होता है आइसोफेगस में इरिटेशन का, ठीक है, ये मेन इरिटेशन होता है आइसोफेगस में। और क्लोज लिंक बिटवीन द एसिड एक्सपोजर टाइम एंड सिम्टम। पेप्सिन और बाइल, जो कि आप जानते हो कि ये भी स्टोमक कंटेंट का पार्ट ही होता है, ये भी जो होता है आइसोफेगस को हार्म करता है, ठीक है। तो ये भी जो होता है GERD में मेन रोल होता है पेप्सिन और बाइल का भी। अब आइए यहां पे बच्चों बात कर लेते हैं तो डिफेक्टिव के बारे में कि डिफेक्टिव क्या क्या है। तो डिफेक्टिव गैस्ट्रिक इम्पैटिक में तो GERD के पेशेंट का अक्सर पेट खाली होने में देरी होती है, ये होती है डिफेक्टिव गैस्ट्रिक इम्पैटी, जो है GERD में पाया जाता है। इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, GERD के कारण, और वेट लॉस इंप्रूव सिम्टम, जो कि इंक्रीज करता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को, एब्डोमिन के प्रेशर में, ठीक है। एब्डोमिन में जो प्रेशर इंक्रीज होता है वो या तो GERD के कारण होता है या वेट लॉस इंप्रूव होने के कारण होता है। फिर है यहाँ पे डाइटरी एनवायरमेंटल फैक्टर, सर्टेन फूड और ड्रिंक जो होते हैं GERD को ट्रिगर आउट करते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि चॉकलेट, डाइटरी फैट, अल्कोहल, टी और कॉफी, जो कि ये चीज देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ फोटो है, इसको हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर जो है एक इमेज आपको दी गई है, जो कि इन सारे जो फैक्टर को मैंने पढ़ाया है उसको एक इमेज के माध्यम से आपको दर्शाने की कोशिश की जाती है। इसमें देखिए, इसमें आपको बताया कि आइसोफेगस होता है, ये स्टोमक होता है, स्टोमक के पार्ट होते हैं, जिसमें कि फंडस, कार्डियक, बॉडी, पैलोरिक, और ये है आपका ड्यूडेनम, ठीक है। ये जो होते हैं पूरा स्टोमक के पार्ट होते हैं, जो कि आपको पहले ही HAP में पता होने चाहिए, जिसमें कि हमने बताया कि पहला फैक्टर होता है ओबेसिटी, कोई मोटापन, डाइटरी फैक्टर, ये सारे जो होते हैं GERD को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, हम GERD को बढ़ाने का काम करते हैं, GERD के फैक्टर होते हैं। फिर मैंने बताया कि यहां पर जो होता है डिफेक्टिव एसोफेजियल क्लियरेंस, जो होता है ये भी एक फैक्टर होता है। फिर मैंने बताया था आपको एबनॉर्मल लोअर एसोफेजियल स्पिनेक्टर, यहाँ पे जो होता है ये स्पिनेक्टर जो होता है वाल्व जो ओपन हो जाती है, ये एबनॉर्मल टाइम में ओपन होती है, या जिस समय ओपन नहीं होना चाहिए उस समय ओपन होती है। क्यों? क्योंकि रिड्यूस टोन एंड एप्रोप्रिएट रिलैक्सेशन, ठीक है, ये भी जो होती है GERD में होती है। फिर मैंने बताया था हिट्रस हर्निया, जो कि भी GERD में कारण होती है। फिर बताया था एसिड और पेप्सिन बाइल का जो है आइसोफेगस में आना, उसके साथ एसिड का भी आना, दिस इज द मेन कॉज ऑफ द GERD। फिर बताया था मैंने कि डिले गैस्ट्रिक इम्पैटी, ये भी मेन काम होती है, और इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो कि इसमें बढ़ जाता है, ये भी जो होती है GERD के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं GERD के फैक्टर्स हैं, जो कि आप एग्जाम में लिखिएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका इसी में से बनेगा, ठीक है। तो बच्चों फिर नेक्स्ट और मूव करते हैं, और हम साइन और सिम्टम्स की ओर जाते हैं कि साइन और सिम्टम्स क्या होने चाहिए। तो ये रहा मेरा साइन और सिम्टम्स, जिसमें देखिए कॉमन साइंस और सिम्टम्स की बात कर लें तो क्या होगे। देखो कॉमन सिम्टम्स से बात कर रहे हैं तो हार्टबर्न होता है, रीगर्जिटेशन, ये क्या होता है बच्चों, तो इसमें जो होता है कंटेंट जो होता है जो कि ऊपर की ओर आने लगता है, जैसे कि इसको कहते हैं द सेंसेशन ऑफ द स्टोमक कंटेंट कमिंग बैक अप टू द थ्रोट और माउथ, दिस इज नोन एज रीगर्जिटेशन, ठीक है। और हार्टबर्न जो होता है चेस्ट पेन होता है, चेस्ट के पास पेन होता है, ये भी एक मेन कारण होता है। वाटर ब्रेथ की बात करें, जब स्टोमक एसिड
आइसोफेगस में इंटर करता है तो सैलिवरी ग्लैंड की रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन के कारण सलाइवेशन होता है। यदि स्टमक का एसिड HCl जो होता है, ठीक है, वो जो है आइसोफेगस में इंटर किया तो वहां पर जो होता है सैलिवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और वहां से सलाइवा सिक्रीट होता है। एज और वेट, ओल्डर पर्सन और ओवरवेट में GERD होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर बात करने नाइट टाइम सिम्टम्स, तो कुछ लोग रात में जाग जाते हैं क्योंकि उनको रिफ्लेक्स फ्लूइड, ठीक है, थ्रोट में महसूस होता है और उनको जो होता है एबनॉर्मलिटी लगती है, उनको जो होता है डिसकंफर्टेबल लगता है। दिस इज द नाइट टाइम सिम्टम्स भी कहते हैं। दिस इज द मेन इन रीजन दैट द GERD मेन है। अदर सिम्टम्स की बात करने तो ओडिनोफेजिया, पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग करने में दिक्कत होती है। एटिपिकल चेस्ट पेन होता है, क्रोनिक कफ होता है, अस्थमा होता है। ये सारी चीजें जो है इस सिम्टम में देखने को मिलती है GERD में, ठीक है। अब देखिए इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करें बच्चों, तो मैनेजमेंट क्या होता है इस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट देख लो, बहुत इजी है। पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मैनेजमेंट देख लो, उसके बाद जो है आपको 3-4 ड्रग होते हैं वही ट्रीटमेंट की जाती है। यदि उससे ट्रीटमेंट नहीं होता तो सर्जरी की ओर जाना होता है। तो इसमें फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल आपके कोर्स के अनुसार जो है बात करने। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में बता दे बच्चों, एक्सरसाइज करिए, सुबह उठिए, ठीक है, कॉफी जो है बढ़ाता है, चाय बढ़ाता है GERD को, तो ये सब चीजों का सेवन कम करिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप नॉन फार्माकोलॉजिकल में लिख दीगा, ठीक है, अपने मन से। ये कुछ है फार्माकोलॉजिकल। इसमें पहले मैनेजमेंट के बारे में बात करने बच्चों। देखो मान लो कि उसको सिम्टम्स सारे हम लोग दिख रहे हैं जो कि भी हमने पीछे बताया, ये सारे सिम्टम्स जो है पीछे वाले, ये सारे सिम्टम्स को दिखते हैं और डायग्नोसिस जो है डॉक्टर द्वारा बना दी जाती है। तब क्या करते हैं, कुछ जो है डायग्नोसिस फार्मेसिस्ट के द्वारा भी की जाती है फार्मा में, ठीक है, उसके फार्मेसी में भी। ये भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं OTC मेडिसिन होते हैं, पेशेंट खुद बताता है, तो आपको भी थोड़े आना चाहिए। PPI जो होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं OTC मेडिसिन होते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग होते हैं, और पेशेंट को आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए सिम्टम्स की बात करने तो एंटासिड या एल्जीनेट, एंटासिड आप सब जानते हो, एल्जीनेट जो होता है एक फार्मिंग प्रोटेक्टिव बैरियर को बना देता है स्टोमक के अंदर, ठीक है। यदि पेशेंट को देते हैं, ठीक है, PPI एट द फुल डोज, ठीक है, उसके बाद PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होता है ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल फुल डोज के साथ देते हैं। यदि रिस्पांस गुड हमको मिला, के मिला, तो रिस्पांस PPI का गुड मिला तो PPI एट द मेंटेनेंस डोज फिर उसको देना शुरू कर देते हैं 2 मंथ के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लगातार उसको देते हैं कि भाई ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो इनहिबिट हो जाए। उसके बाद जो है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी उसको हम देते हैं, ठीक है, जो कि एंटासिड होता है, ठीक है। तो ये जो रहा ट्रीटमेंट काम हो जाता है। अब यदि रिस्पांस हमको PPI का पूरे मिला, ठीक है, साइड इफेक्ट भी बहुत सारे मिले, तो भैया देखो उसको रोकना होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकंसिडर करते हैं डायग्नोसिस के लिए। भैया फिर जाओ तुम फिजिशियन से डायग्नोसिस करवाओ या कंसीडर पीएच मॉनिटरिंग या पीएच मॉनिटरिंग करवाओ। यदि नॉर्मल मिला तो भाई पीएच मॉनिटर फिर नॉर्मल मिल रहा है और दिक्कत आ रही है हमको PPI से, तो क्या करते हैं, रिकंसिडर करो डायग्नोसिस के लिए। और यदि पॉजिटिव मिला, हमको पीएच में दिक्कत मिली, तो हम लोग जो है उसको फंडोप्लिकेशन के लिए बोल देते हैं, ठीक है। ये जो एक तरह की जो है सर्जरी का केस होता है जो कि उसमें जाता है, ठीक है। अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप जो है GERD का मैनेजमेंट है जो कि इसको बताया गया है। इसको आप एग्जाम में बताइएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब देखो बच्चों यहां पे आ जाओ, तो यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज पहले ही मैंने बताया था, वेट लॉस, ये सब नॉन फॉर्म, अवॉइड ट्रिगर फूड, एलिवेटेड बेड हेड, अवॉइड लेट मील्स, क्वाइट स्मोकिंग, ये सारी चीजें जो है लाइफस्टाइल चेंज में लिखेंगे। इसको बढ़ा चढ़ा के आप लिख लीजिए अपने एग्जाम में, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो PPI सम पेशेंट लॉन्ग टर्म यूज करने को बोला जाता है कि भैया जिसको सही तुरंत नहीं हो रहा है तो उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते में 2 टाइम्स जो है बढ़ा दी जाती है। पहले तो 1 टाइम्स बोली जाती है, 2 टाइम्स बढ़ा दी जाती है, जिसका ये ठीक नहीं होता है। फिर है डिसमोटिलिटी फीचर, तो उसमें यदि आती है किसी को वोमिटिंग आ रही है, दिक्कत आ रही है, और बहुत दूसरी दिक्कत भी डिसमोटिलिटी फीचर में देखने को मिलती है, तो मेटोक्लोप्रामाइड या डोमपेरिडोन उसको जो बोल जाती है, जिसको हम लोग पेंटॉप DSR के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें जो है उस पेशेंट को दी जाती हैं। आई होप बच्चों आपको ये सारी चीजें होंगी। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि मैंने पहला गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के बारे में, जिसमें कि आपको पैथोफिजियोलॉजी से लेकर हर चीज बताया, नॉर्मल कैलकुलेशन बताया, फैक्टर रीडिंग GERD बताया, डिफेक्टिव गैस्ट्रिक इम्पटी बताया, इंक्रीज इंटरएब्डोमिनल प्रेशर, ये सारी फिगर आपको समझा दी, क्लिनिकल फीचर बताया, मैनेजमेंट के बारे में आपको ये सारी चीजें हमने समझा दी। आई होप आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप जो है इसको पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत सारा क्लियर हुआ होगा। बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को जरूर अपना ये वीडियो शेयर करें कि उनको भी इसका फायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।